नेहरू प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के टुकड़े किए। नेहरू ने सरदार पटेल की प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनी और अगर अभी के जैसे शक्तिशाली नेता होते तो देश के टुकड़े नहीं होते और सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। कैसे नेहरू ने देश के टुकड़े किए, कैसे प्रधानमंत्री की पद छीनी और कैसे देश को बर्बाद किए, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। चाहे आप कांग्रेस से हो या बीजेपी आरएसएस से, हर कोई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आज की तरफ हमारा देश में शक्तिशाली नेतृत्व होते थे तब हमारा देश का कभी भी विभाजन नहीं। प्रधानमंत्री और भविष्य के पार्टी के अध्यक्ष का अवतरण होता है, वो अवतार। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे नेहरू के बारे में, जिसने देश के टुकड़े किए और सरदार पटेल की कुर्सी भी छीनी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें मिल जाएगी और बहुत सारे ऐसे पोस्ट न्यूज वगैरह भी मिल जाएंगे जहां ये देखने को मिलेगा कि नेहरू ने देश के दो टुकड़े किए और ये काम महज प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए किया गया। यही नहीं बल्कि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रधानमंत्री वाली कुर्सी भी छीनी। तो क्या है इसकी सच्चाई, आज हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आइंदा ऐसी कोई खबरें, पोस्ट या न्यूज देखने को मिले या किसी नेता के मुंह से सुनते हुए मिले तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। लेकिन इसको समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। दरअसल हिंदुस्तान आजाद होने से पहले कई महत्वपूर्ण आंदोलन चले थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास रहा है। 1957 में सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1905 से लेकर 1911 तक बंगाल के विभाजन पर विरोध हुआ था और विदेशी सामानों का बहिष्कार भी हुआ था और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया था। फिर 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, और ये महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था जो नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया। Who the devil are you? My name is Gandhi, Mohandas K. Gandhi. और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और ये भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने का आह्वान था, यानी कोई भी भारतीय ब्रिटिश सरकार का कोई भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो कोई सा भी काम हो। सोचो, उस वक्त महात्मा गांधी ये करके दिखाए थे, जबकि उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासन था, फौज उसके हाथ में, कानून उसके हाथ में था, बोलने की आजादी नहीं थी, संविधान नहीं था, फिर भी इतनी हिम्मत के साथ डटे रहे। Did they take your clothes? These are my clothes now. और अभी की बात ही छोड़ो, वो बात अलग है कि अभी के दौर में महात्मा गांधी और नेहरू को भारत के टुकड़े होने पर कोसते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 में दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और कानून लगा दिया था कि भारत के लोग समुद्र से नमक नहीं निकाल सकते, और ये आंदोलन भी महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून पर छूट दी थी और कोई भी भारत के समुद्र से नमक निकाल सकते थे, लेकिन नमक पर पूरी तरह से टैक्स खत्म नहीं किया गया। Mr. Gandhi will find it takes a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire. और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और ये स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा और आखिरी आंदोलन था। ये भी महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और कांग्रेस लगभग इन सभी आंदोलन में शामिल था और जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के साथ रहे थे और उनके आज्ञा का पालन किए थे। वैसे बहुत सारी कुर्बानियां दी थी। भारतीय स्वतंत्रता वीडियो में बताना संभव नहीं होगा, इसलिए इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को फोकस करते हैं। इसी तरह लाखों कुर्बानियों के बाद भारत पूरी तरह आजाद होने के कगार पर था, लेकिन भारत आजाद होने से पहले माहौल बिगड़ चुका था, यानी देश के टुकड़े होने की बात सामने आ गई। अब जिसे लगता था कि नेहरू ने देश के टुकड़े किए थे, वो सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आपको झटका लग सकता है। वो इसलिए कि शायद इससे पहले आपको सच्चाई कोई बताया नहीं होगा। सच तो यह है कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार और मोहम्मद अली जिन्ना था। बापू, पहले पूरा हाथ कट रहा था, अब सिर्फ चोट आ रही है। मान जाते हैं ना बापू, सत्ता में आने के बाद ये चोट धीमे धीमे अपने आप भर जाएगी। आजादी बस एक कदम दूर है बापू। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव को बढ़ावा दिया और मोहम्मद अली जिन्ना से प्राइवेट मुलाकात करके उसको उकसा दिया और मोहम्मद अली जिन्ना गुब्बारे के तरह फूल गए
और अपने फैसले पर अड़े रहे। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से कई मुलाकातें की और उससे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नहीं माने, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि हमारे जाने के बाद यहाँ तरक्की हो जाए। इसलिए हिंदू मुसलमान करवाना जरूरी था। 30 करोड़ हिंदू और सिख एकजुट हिंदुस्तान चाहते हैं, पर 3 करोड़ मुसलमानों में से कई ऐसा नहीं चाहते हैं। उस वक्त मुस्लिम लीग का ज्यादा प्रभाव पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में था, जो अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। माहौल और सांप्रदायिक दंगा को देखकर कांग्रेस पार्टी के खास नेताओं ने बैठकर मीटिंग की। उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और मिलकर यह फैसला लिया गया कि अगर जिन्ना की जीत नहीं मानी जाए तो दंगा और बढ़ सकता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से जिन्ना के समर्थन में था। इसी तरह देश के बंटवारे पर राजी हो गए, लेकिन महात्मा गांधी कुछ हद तक इस बात पर राजी नहीं हुए। बापू, जिन्ना ने कहा है हिंदुस्तान या तो बटेगा या बर्बाद होगा। क्या वाकई हिंदुस्तान बटने वाला है? हिंदुस्तान का बंटवारा होने से पहले मेरे शरीर का बंटवारा होगा। इसलिए इस बात पर सिर्फ नेहरू को ही दोषी ठहराना सही नहीं होगा। रहा सवाल पटेल की कुर्सी खाने की, तो ये कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी, यानी ये पूरी तरह से सच नहीं है। उसकी सच्चाई ये है कि 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा वोट मिला था, लेकिन गांधी जी के हस्तक्षेप से जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। यानी महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे हटने बोले और सरदार पटेल बिना कोई सवाल किए पीछे हट गए। इस तरह भारत के सबसे पहले अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। और अगर चुनाव के बाद की प्रधानमंत्री की बात की जाए, उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल इस दुनिया में नहीं रहे थे। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में ही हो गया था और भारत का पहला चुनाव अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था। अब आते हैं असली टॉपिक पे। अगर उस वक्त अभी के जैसा मजबूत सरकार होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आरएसएस का स्थापना 1925 में ही हो गया था। कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने आरएसएस के 100 साल होने पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। इस पर मैंने पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी की सरकार बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार का विचारधारा आरएसएस के विचारधारा से जुड़ा है और वही आरएसएस हिंदुस्तान आजाद होने के समय भी था। उस वक्त कांग्रेस लगभग सभी आंदोलन में शामिल हुए थे, लेकिन आरएसएस राजनीतिक आंदोलन चलाने के बजाय सांस्कृतिक सामाजिक संगठन और हिंदुत्व पर ध्यान केंद्रित किया था। यानी आरएसएस किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि इसके कुछ सदस्य व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे, लेकिन संगठन कोई हिस्सा नहीं लिया। जवाहरलाल नेहरू जैसा वीक प्राइम मिनिस्टर था, इसीलिए हमारा देश का विभाजन हुआ। तो फिर इस तरह की बातें क्यों कोई मंत्री या नेता द्वारा किया जाता है? क्या उसको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, या वो इतिहास की किताब भी नहीं पढ़ते, या उसके पार्टी में इतिहास के बारे में नहीं बताया जाता, या उसकी पार्टी में इतिहास की बातें नहीं होती? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको सब कुछ पता होता है, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा बोलते हैं ताकि सत्ता में बने रहें। अगर पुरानी सरकार को गलत नहीं ठहराएगी तो जनता उससे सवाल पूछेगी, और जनता हमेशा पिछली सरकार से बेहतर सरकार चाहती है और सत्ताधारी पिछले सरकार को हर तरह से गलत साबित करने में लगी रहती है। जबकि बंटवारे को रोकना पॉसिबल नहीं था, जनता को खुश करने के लिए वही बात की जाती है। आपका विचारधारा आरएसएस से है और आरएसएस उस वक्त मौजूद थी, तो आरएसएस इस बंटवारे को क्यों नहीं रोक पाए? लेकिन लोगों के दिमाग के साथ ऐसे खेलेंगे कि शायद ये सरकार उस वक्त होती तो शायद कि ये बंटवारा नहीं हुआ होता। जबकि बीजेपी का अक्सर नेता आरएसएस से ही है और आरएसएस उस वक्त हुआ करती थी, तो फिर ये बंटवारा क्यों नहीं रोक पाए? और अभी की सरकार की राजनीति पिछले सरकार पर टिकी है, नेहरू गांधी पर टिकी है, परिवारवाद पर टिकी है। इस तरह की राजनीति अभी भारत में हो रही। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहाँ भगदड़ मच गई थी कुंभ के मेले में। नेहरू जैसे इतने बड़े जवाहरलाल नेहरू एसोसिएट जनरल परिवार में भविष्य का परिवार है। नेहरू का प्रधानमंत्री बने थे, 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे। हाँ, अगर पिछली सरकार से कुछ गलत हुआ हो तो उसको सही नहीं कहा जा सकता, जैसे इमरजेंसी, कश्मीरी पंडितों का पलायन, सिख विरोधी दंगे वगैरह।
इसे कभी भी सही नहीं कहा जा सकता, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि पिछली सरकार ने कोई गलती की है तो आप क्यों नहीं कर सकते। खैर, आप लोग सब कुछ अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी नेहरू के बारे में और भारत के टुकड़े होने के बारे में। आई होप कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।